अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नाज़रीन, नया दिन है, नई सुबह है, बहुत सारे नए अज़्म हैं, आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आपके लिए। स्पेशली वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के चैलेंज को फेस कर रहे हैं, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसानियों में तब्दील करें। और अगर किसी का कोई काम रुका हुआ है तो वो काम जो है जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, क्योंकि डेली मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ एक अच्छी बात से, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मैं अच्छी बात करती हूँ आपके साथ, पूरा दिन उसका असर ज़रूर रहता होगा। और जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटते होंगे तो आप सोचते होंगे कि महक ने जो आज अच्छी बात की है यार, वो वाकई अच्छी बात थी, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खुलूस और सोच में सच्चाई हो, ऐसे इंसानों का वजूद किसी नेमत से कम नहीं होता। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे शख्स को पाते हैं जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, जिसका अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी बात करने का अंदाज़ ऐसा है कि आप जब भी उसकी गुफ्तगू सुनते हैं तो दिल करता है कि बस सुनते रहें, या फिर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक अच्छा लिसनर है, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, उसके दिल में आपके लिए एहसास है और ये एहसास किसी भी लालच से आ रही है, तो ऐसी शख्सियत को अपनी ज़िंदगी से कभी भी ना जाने दें, क्योंकि यही ज़िंदगी का कुल असासा होता है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की तो हम बात करते हैं कि ज़िंदगी तब है जब सेहत है, लेकिन जब पान गुटखा छवाद बहुत दूर निकल जाए और नशे के आदी लोग जो है हमें अपने मुआशरे में नज़र आ जाए तो उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में मुब्तला होना शुरू हो जाती हैं। कराची दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, मुनशियात के इस्तेमाल में दूसरे नंबर पर है कराची, और रोकथाम क्यों नहीं की जाती, मुनशियात ये लोगों तक कैसे पहुँच जाती है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसमें बात करेंगे कि इतना आसान तरीका कैसे है, और ये क्या कराची में जो इतना ट्रेंड निकला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां, वो बतौर फैशन इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। क्या इसकी रसाई बहुत आसान है? अगर आसान है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से इक़दाम होने चाहिए कि ये आसान ना रहे, और अगर किसी को इसका हुसूल हो तो एक ऐसा पैरामीटर सेट होना चाहिए कि जिससे गुजरने के बाद जो है ये चीज़ इंसान तक अव्वल तो पहुंचनी नहीं चाहिए, लेकिन उन अवामिल से गुजरने के बाद ये चीज़ उस तक पहुंचे। अच्छा जी, कराची वाले किसी काम में पीछे नहीं हैं, इस काम में भी आगे, लेकिन एक अच्छे काम में भी आगे है। नौजवानों में खून के एहतियात देने का रुझान भी बढ़ने लगा है। आज हम प्रोग्राम में आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि ये कार खैर है, आप जितना आगे बढ़ के खून अतिया करने में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपके जिस्म की ज़कात भी है, ये एक तरह से सदका भी है, ये एक तरह से किसी को नई ज़िंदगी देने का एक आप वसीला बन जाते हैं। तो जितना आप इस काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लोगों को हिदायत कर सकते हैं, लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें यहाँ तक लेके आ सकते हैं कि जी वो आगे बढ़े, खून अतिया करें, इससे बेहतर नेकी का काम हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, एक और मसला है जी, पाकिस्तान का एक मसला है आलूदा पानी, स्पेशली कराची का ये बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह पानी हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह साफ़ पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जो गंदा पानी होता है ना तो वो पीने के काबिल होता है, ना वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लाइक ना आप उससे शॉवर ले सकते हैं, यानी वो किसी काम के लिए नहीं होता, वेस्टेज का वो पानी है। बट क्या करें, कई इलाके कराची के ऐसे हैं, कई इलाके मैंने देखा है मुल्तान के ऐसे हैं, कई इलाके फैसलाबाद के ऐसे हैं, कई इलाके लाहौर के ऐसे हैं जहाँ पर लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं। आगे चलकर एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसने एक डिवाइस बनाई है जो आलूदा पानी को साफ़ कर देती है। बिल्कुल, ये क्या है डिवाइस, किस तरह से काम करती है, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगी, और वो गंदा पानी जब साफ़ पानी में कन्वर्ट होगा तो वो पानी मैं आपको पी के भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, आगे ज़रा बढ़ते हैं। किस्मत के सितारों का हाल तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन कल एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे जहन में है कि जो हमारे हाथों में लकीरें होती हैं ना, इनका क्या मकसद है। क्योंकि मैंने अक्सर सुना कि जी बचपन में मतलब बचपन से मैं अब तक सुनती आई हूँ कि जी आपके हाथ में जो ये लव लाइन है, इसका ये मकसद है, आपके हाथ में वेल्थ की लाइन है, आपके हाथ में हेल्थ की लाइन है, आपके हाथ में ब्रेन की लाइन है, शादी तब होगी, बच्चे ऐसे होंगे, ये है वो है। लेकिन ये लकीरें ना सिर्फ हाथों की लकीरें, बल्कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो आपके फोरहेड पे लकीरें तो ज़रा कहते हैं ऐसे करके दिखाएं, तो जो फोरहेड पे लकीरें आपकी पड़ती हैं ये आपकी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। क्रिकेट की भी बात होगी। 3 मुल्की T20 सीरीज़ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन का हदफ दे दिया है।
पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त बैटिंग जारी है। आगे चल के जो मैच की करंट अपडेट है, सिचुएशन है, उस पर हम बात करेंगे और भी कई मौज़ूआत हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे उस चीज़ के बारे में जिसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करना शुरू कर दिया। हमारा मुस्तकबिल तबाही के दहाने पर आ गया। शराब, हेरोइन, क्रिस्टल, कोकेन और नींद की गोलियां। कराची में इनका इस्तेमाल बेतहाशा हो चुका है। जी हाँ, कराची दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुनशियात इस्तेमाल करने वाला शहर बन गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। मैं पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। न्यूयॉर्क के बाद शहर कायद में मुनशियात सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी हैं। मुल्क में मुनशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 67 लाख, जबकि मुनशियात इस्तेमाल करने के आदी अफराद की तादाद 20 लाख है। ये रसाई कैसे मुमकिन हो जाती है, किस तरह से लोगों तक पहुंच जाती है, और क्या एक दफ़ा अगर कोई शख्स इस लत में मुब्तला हो जाए तो वो इससे बाहर निकल सकता है या फिर सारी ज़िंदगी इस जहन्नुम में वो रहता है। अब जो ये आदी अफराद हैं, इनकी तादाद लगभग बताई जा रही है 20 लाख। अब इसी पर जो है बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अली रऊफ, जो ना सिर्फ एक सर्वाइवर हैं बल्कि अब उनका मकसद है उन लोगों की मदद करना जो कि इस लत में मुब्तला हैं, उनको किस तरह से वो रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सेंटर भी कायम किया है। सो मोहम्मद अली रऊफ इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? I'm good, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को कहा कि आप एक सर्वाइवर हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रा पहले मैं आपकी स्टोरी सुनूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ में मुब्तला हुए, क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह से आप निकले। क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना और देखा है कि अगर कोई सिगरेट नोशी पे लग जाए, कोई ड्रग्स लेने लग जाए या किसी भी तरह का नशा करने लग जाए तो वापसी का रास्ता वो अपने लिए हमेशा बंद कर लेते हैं। हाँ, सुनने में ऐसा होता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत बहुत डिफरेंट है। हकीकत जैसे आपने बताया कि मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ, तो मेरी जर्नी भी कुछ इस तरह की थी कि हम भी बहुत यंग एज में, टीन एज में लग गए इसके अंदर। लेकिन चूँकि सोल्यूशन मौजूद था, होप्स मौजूद थी, ट्रीटमेंट प्रोग्राम मौजूद था, उस वजह से हमारे को आसान हो गया इसमें से निकलना। तो ये तो हो गया थोड़ा। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं कि आप इस लत में मुब्तला कैसे हुए? दोस्तों की गैदरिंग, या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने बार बार जिक्र किया कि इसकी रसाई बहुत आसान हो चुकी है हमारे मुल्क में। हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है। उस ज़माने में तो इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। अच्छा, जो हैश थी वो लीगल नहीं थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम और चीज़ें मॉडर्नाइज होती गई हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लीगलाइज और एक्सेप्टेबल हो गई हैं। बिल्कुल। जैसे यूएस में, कनाडा में, बहुत सारी दुनिया में जगह ऐसी हैं जहाँ पर हैश जो है वो लीगलाइज हो गई। हालांकि इसके इफेक्ट्स बहुत हैं। सिमिलरली अल्कोहल पूरी दुनिया में लीगल है, लेकिन 30 लाख लोग हर साल अल्कोहल की वजह से मरते हैं। तो चीज़ें लीगलाइज हो रही है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बेयर करने पड़े ह्यूमैनिटी को। तो ये सिस्टम सारा है। अच्छा, तो आप इस लत में मुब्तला हुए और फिर उसके बाद क्या आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया? क्योंकि अक्सर केसेस में होता है कि फैमिली आपको छोड़ देती है। फैमिली उस वक्त छोड़ती है जब वो तंग आ जाती है, देखती है कि बंदा नहीं निकल पा रहा। लेकिन जब आप खुद कोई कोशिश करते हैं चीज़ को छोड़ने की या आप रियलाइज़ करते हैं तो फैमिली हमेशा साथ देती है। और फैमिली ही साथ देती है, और कोई साथ नहीं देता भाई। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है। हाँ, तो फैमिली ने आपका साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप इससे बाहर कैसे निकले? वो सोच कब आई कि मुझे ये चीज़ छोड़ देनी है, और उसके बाद आपका जो एक रिहेबिलिटेशन का सेंटर है वो कायम होना, ये जर्नी क्या है? देखिए, जब मैं निकला इस चीज़ से, और सोच उस वक्त है जब ऑब्वियसली सारी चीज़ें मुतासिर होना शुरू हो गई, लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब बीइंग फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, बीइंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बहुत ज़्यादा जो भी एडिक्ट होता है ना, उसको पता होता है कि वो फंस गया, उसको निकलने का रास्ता नहीं पता होता। अच्छा, अमूमन लोग निकलना चाहते हैं, मोस्टली लोग निकलना चाहते हैं। अच्छा। कौन ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो रोडों पे हो, जो अपनी जॉब छोड़ दे, अपने लव वंस को छोड़ दे, अपना सारा पैसा जो वाइफ को देना है, बच्चों को देना है, वो इन चीज़ों पर खर्च करे, अपनी मौत खरीदने पर खर्च करे। तो आई डोंट थिंक मैंने कोई ऐसा, बहुत कम ऐसा होता है कि अभी तक या तो वो डिनाइल में होते, वो रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा तो अमूमन जो है वो इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं जब वो फंस जाते हैं। पूरी तरह उनको एहसास हो जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है, इमोशनल हेल्थ ख़राब होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब होती है। एक ऐसा इंसान सोसाइटी में फंक्शन नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा। तो वो इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू करता है कि यार मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ। तो वहाँ पर हम लोग जैसे लोग
सामने आते हैं जो कि एक उम्मीद की किरण बनते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको आसान हो जाए निकलना। सही। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, या मैं ये कहूँ सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, वो आपकी विल पावर है कि आप जो हैं खुद अगर नहीं चाहेंगे तो जितने मर्जी सेंटर्स हों या सामने वाला जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर ले, आप इस चीज़ से नहीं निकल सकते। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देखें, कुछ जो एडिक्ट्स होते हैं वो निकलना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर विल पावर नहीं होती, तो क्या करते हैं, उनको फोर्सफुली सेंटर में रखा जाता है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जाती है और उनके अंदर वो विल पावर पैदा की जाती है। ठीक है। उनको उनकी फैमिली के साथ मिलके उनके साथ काम किया जाता है ताकि उनको रियलाइज़ हो और वो अपने जो नुकसान हैं नशे की वजह से उनको वो रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट करें और एक नई ज़िंदगी की तरफ आएँ। सही है। और कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी विल पावर वाले आते हैं, जो ऑलरेडी छोड़ना चाहते हैं, वो खुद से चेक इन करते हैं, यार हम छोड़ना चाहते हैं और हमें अच्छी ज़िंदगी की तरफ आना है। तो दोनों किस्म के लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप चूँकि ज़ाहिर सी बात है आपके सेंटर में लोग आते होंगे, आपकी मुलाकात रहती होगी, ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका मेजर रीज़न क्या होता है मनशियात इस्तेमाल करने का? लाइक एक तो आसानी से उन्हें मिल जाना, गैदरिंग, या फिर कोई एक ऐसा डिप्रेशन या एंजाइटी जिसकी वजह से वो ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं? पहला जो सबसे लास्ट का वो पहला है। अच्छा, डिप्रेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन। फिर घर का जो ट्रॉमा है, घर का जो माहौल है, सबसे पहले वो फैक्टर आता है। अच्छा। फिर उसके बाद बाहर जब बंदा निकलता है घर से तंग होकर, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और उसको अवेलेबिलिटी मिलती है तो फिर वो बंदा यूज़ करना शुरू कर देता है। ओके। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं कि हमारी नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे एज अ फैशन आप इस चीज़ को लेते हैं, यू नो, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ कहते हैं कि जी ये बहुत कूल है ये चीज़। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, अगर आप शीशा पी रहे हैं, तो इसको कूल कंसिडर किया जाता है। तो क्या आपके पास ऐसी नौजवान नस्ल आपके पास आती है जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो, या लड़कियाँ जो हैं आपको लगता हो कि वो भी इस चीज़ की तरफ होती हैं? जी बिल्कुल, लड़कियों के भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। अच्छा। मौजूद हैं जो लड़कियों को ट्रीट करते हैं, बहुत सारे। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो 78% मेल हैं, 22% फीमेल हैं उसके अंदर। ओके। तो और ज़ाहिर है जैसे जैसे हमारे यहाँ फ़ीमेल को और ज़्यादा बाहर आती हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, काम की तरफ जाती हैं, सोशलाइज करती हैं, तो वो चीज़ें उनको भी मिलना शुरू हो जाती हैं। पहले ज़माने में इतना ज़्यादा नहीं था हमारे में। अब जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो उनके पास भी उस तक की रीच पहुँच रही है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जैसे आपने कहा कि अगर मसला है तो उसका हल भी मौजूद है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं जो फीमेल को भी केटर करते हैं, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। मेल के भी हैं, मेल को भी ट्रीट करते हैं। मेरा सेंटर भी है, वो भी ट्रीट करता है सारी चीज़ें इस तरह की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब चूँकि हम अभी जब अपने नाज़रीन के साथ ही खबर शेयर कर रहे थे, तो मुझे बड़ा एक हैरानगी महसूस हुई कि यार दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। ना पाकिस्तान की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। इस चीज़ को आप रोक कैसे सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आपके पास कवानीन हैं, लेकिन शायद कवानीन उस तरीके से लागू नहीं होते, तभी तो हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। तो आप चूँकि सर्वाइवर हैं, आप ख़ुद इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, रोकने का तरीका आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मैं जो समझता हूँ, जैसे आपने कहा कि ये तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है ना, कि जो भी नेबरिंग, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो ज़्यादा कल्टिवेशन करता है इस चीज़ की, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा नेबर हैं उसके, तो वहाँ से ज़्यादा एक रूट वो है आने का, मेजर जो है हमारा। फिर मुझे नहीं पता कि हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट किस तरह से वहाँ वर्क करती कि वहाँ से सारा सामान इधर आसानी आ जाता है। तो ज़ाहिर कितना वो रोकेंगे, कितना कर सकते हैं? 100% तो नहीं, पूरी दुनिया में ही सप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ कराची तो इफेक्टेड नहीं है। न्यूयॉर्क ने टॉप किया है, दिल्ली 3rd नंबर पर है, तो फिर हम 2nd नंबर पर हैं। हाँ, अलार्मिंग ये है कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री नंबर 1 ये चीज़ हो रही है, 2nd नंबर पे हम आएँ, वो ज़रा सा मेरे लिए है कि यार ये तो क्योंकि ज़्यादातर रिलीजियस लोग हम फॉलो करते हैं चीज़ों को, बिलीव्स को, तो फिर वो है। लेकिन एडिक्शन ऐसी चीज़ है कि जो रिलीजन से बहुत आगे चली गई है, तभी तो हम यहाँ पर 2nd नंबर पर हैं। फिर अवेयरनेस बहुत बड़ी, आप जैसे ये शो करिए, अवेयरनेस लोगों तक जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से बात करें, उनकी एक्टिविटीज़ को देखें कि स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, क्या उनके बिहेवियर्स हैं, रात को आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, खाने का पैटर्न क्या है, रूटीन का पैटर्न क्या है। बात करें ना, बात करें। अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें कैसे होंगी? जब तक बच्चों को माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते, जिसकी वजह से वो बाहर से नॉलेज लेते हैं। जब वो बाहर से नॉलेज लेते हैं तो उनको बाहर से बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं जो अलग अलग किस्म की नॉलेज लेते हैं। और फिर दुनिया में जो लीगलाइज हो रही चीज़, अब शाहरुख खान अगर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, तो
आप कैसे बच्चे को रोकेंगे, वो भी रहे, हाँ वो तो आइडियलाइज कर लेगा उसको। इस तरह कितने आप देख लें जो आप हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जो शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं बचपन से, इस तरह की चीज़ों में मुब्तला है। हार्ट ब्रेक हो गया, देवदास का एग्जांपल लेता हूँ, हार्ट ब्रेक हो गया, भाई शराब पीना शुरू हो गई, तो बच्चों को मैसेज क्या मिला कि भाई अगर हार्ट ब्रेक हो जाए, अपने आप को सुकून देने के लिए शराब पी ली जाए। तो वो इसी तरह जब भी वो कोई हार्ट ब्रेक फील करते हैं तो वो थोड़ा सा कूल लगने के लिए या उस चीज़ को कॉपी करने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को अवेयरनेस नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो माशरा देगा, और माशरा कैसी देगा ये बड़ा, इसीलिए इसकी तरबियत का जो पहला स्टेप है वो आपका अपना घर है। कि आपको अगर लग रहा है कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची या आपका कोई भी प्यारा अगर इस तरह की चीज़ में मुब्तला, आप उससे बात करें, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है और बात करके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए अब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम कराची की मैं बात करती हूँ, और कराची में ही हमने देखा कि नौजवान जो हैं वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। डेंगू बुखार के केसेस में अगर इजाफा हुआ है तो नौजवानों में खून के अतियात देने का रुझान बढ़ने लगा है। कराची की निजी कंपनीज में खून अतिया करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली हफीज़ से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, खून देना भी जो है कौमी फरीज़ा है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको आई चंडीगढ़ रोड से, प्राइवेट सेक्टर से, जहां पर जो है नौजवान बड़ी तादाद में जो है ब्लड ड्राइव, डोनेशन ड्राइव जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर बात भी करेंगे लोगों से। एक अच्छा जो है वो रुझान सामने आ रहा है शहर कराची के अंदर। सर ये फरमाइएगा कि आप खून देने का बुनियादी मकसद क्या आपके जहन में आया जो आप खून दे रहे हैं? ये एक कौमी फरीज़ा है और इंसानी खिदमत के लिए हम सबको खून देना चाहिए। और मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि महीने में या 2 महीने में ज़रूर ब्लड डोनेट किया करें ताकि एक इंसानियत के लिए काम आ सके। लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हादसात वाक़यात होते हैं तो आप देखते हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट की जाती है कि ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब जब प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे हमने शहर में देखा कहीं कहीं कैंप लगते हैं, अब आई चंडीगढ़ रोड जो है बड़ी शाहरा है, यहाँ पर बड़े बड़े मराकिज़ दफातर हैं। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नौजवान जो है यहाँ मौजूद हैं ब्लड के लिए। ब्लड क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है कराची शहर के अंदर, हमने देखा है बड़े बड़े फलाई इदारे भी हैं, बड़े मेडिकल सेंटर भी हैं जो रिक्वायर्ड कहते हैं कि भाई खून की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे बात करें। आप ये फरमाइएगा क्या जहन में रख के आपने ये ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू की है इस सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं, क्या आपके जहन में खाका आया था कि हम खून देने का, बताइएगा। एक्चुअली वी आर ऑलरेडी अवेयर कि अभी जो है डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ये चीज़ भी थी हमारे माइंड में। प्लस वी आर ऑलरेडी इंडस हॉस्पिटल इज़ ऑलरेडी आवर क्लाइंट, ठीक है। हम इनको एक डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज निफ्ट ई पे। सो वी वांटेड टू कोलैबोरेट फॉर द बेटर पर्पस विद इंडस हॉस्पिटल। सो ये थी हमारी चीज़। अच्छा, इनका ये कहना है कि डेंगू है और दीगर है। आपको पता है जब कोई मर्ज में मुब्तला होते हैं शहरी इंसान तो उसको जो है खून की ज़रूरत होती है, तो यही वजह है कि खून देने की इनके जहन में ये खाका आया, सोच आई, तो आज इन्होंने इस कैंप का जो है इनकाद किया है अपने ऑफिस के अंदर। अभी अगर हम बात कर लें कि कई घंटे से जो है ये ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर जारी है। जो हमारी बात भी हुई यहाँ के लोगों से कि आइंदा मज़ीद जो है आइंदा हफ्ते भी ये जो है सिलसिला खून देने का जारी रहेगा। अगर हमारे पास जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पे, इस वक्त जो है कई और सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर हैं वहाँ पर भी जो है ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है इस वक्त जारी है। जी ठीक है अली, बेहद शुक्रिया आपका। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने समा की नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी को खुसूसी इंटरव्यू दिया है। क्या कहना था उनका, आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी डिप्लोमेट खातून से करवा रहा हूँ, एक ऐसी सफारतकार से करवा रहा हूँ जो पाकिस्तान में 4 साल गुजार के अपने टेन्योर पूरा करके जा रही हैं। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर से आज मैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, पाकिस्तान और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच हाई कमिश्नर। What in your view is your most important achievement or contribution here in Pakistan? It's like an exam question. I have enjoyed my time in Pakistan tremendously. It's been fascinating to get to see the country, to get to know people, and to have a chance to learn about the culture, the diversity. It really is extraordinary. I think my greatest achievement is trying just to get out and to understand the Pakistan of today. Pakistan is not always the stereotype that somehow it's portrayed to be, that there is a diversity and a culture here that is that has so much to offer the rest of the world. Visited, Buddhist relics in the north, in Khyber Pakhtunkhwa,
I've gone to Hindu shrines and Sikh religious sites in Punjab. And I don't think that that's always well communicated to the rest of the world. I have had just a wonderful time exploring Islamabad, but also the Margalla Hills. I think this is a capital city. To have access to a wilderness preserve, a nature area, recreational opportunities is amongst the best in the world. But to really portray an image of Canada and Pakistan engagement that goes far beyond security-specific activities. When people ask me, what is Canada's national dish? Our national dish is as much tikka and palak paneer as it is hamburgers or anything else. It's wonderful. I've often asked which is my favorite posting, and it's a little bit like choosing a favorite child. But I can say that Pakistan has been so incredibly special. Somebody like me, who is a trekker and a hiker, the opportunities to get up into the mountains are extraordinary. Just wonderful. So I was lucky enough to be able to do the trek to K2 Base Camp, which is pretty impressive for a Canadian, and really just the opportunity to get to know the cultures of Pakistan. I didn't realize before I came really how diverse Pakistan is. The one thing I am very impressed with is, both in Corona and now with the floods, Pakistan's ability to bring together the various arms of government, the military, disaster response, and to work together across provincial lines, across jurisdictional lines, is what is going to make a difference. And heartbreaking to see the devastation that the floods have caused. Both riverine flooding in the south, as well as floods coming out of the mountains of Balochistan where there should be no water. I visited Sakor and Dadu with the recent visit of Canada's Minister of International Development, and we saw water as far as the eye can see where there should be no water. So Canada has always been at the forefront of humanitarian response when emergencies like this happen. We have contributed $33 million Canadian to the flood effort in the emergency response phase. Winter is going to be here and they will need warm shelter. We want qualified Pakistan students to study in Canada. It's one of my objectives, and that of my mission here at the High Commission is to encourage qualified students to apply. And there are various ways to do that. The best is to start, the Canadian government has a website. It's called Edu Canada, EDU Canada, all one word. What I would tell Canadians is that look beyond the headlines. Get to know the country, get to know the people. And it will be rewarding if you do. चलें जी, इंटरव्यू हमने आपको दिखाया और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है उनकी राय है। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पानी ज़िंदगी है और आलूदा पानी मुज़रे सेहत है। अब कैसे जो है पानी को, यानी गंदे पानी को साफ़ किया जाता है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। इसके अलावा टेनिस स्टार के नाम पर जो है हमने देखा एक कीड़ा है। अब ये क्या नाम है भाई इस कीड़े का, और ये कौन से टेनिस स्टार है जिनके लिए कीड़ा बन चुका है, सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं सईद गनी की, जिन्होंने कराची वालों को नाराज़ कर दिया। वो कह रहे हैं कि कराची वाले खुद सड़कें तोड़ते हैं, गटर खुद बंद कराते हैं। भैया क्यों करेंगे? क्या कराची वालों को कराची से प्यार नहीं है? सूबाई वज़ीर सईद गनी के बयान पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की कड़ी तनकीद सामने आई है। हाफिज़ नईम और अली जैदी ने बयान को शर्मनाक करार दे दिया है। शहरी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला है। क्या कहते हैं, पहले ज़रा ये हाफिज़ नईम और अली जैदी के ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनवा देते हैं। कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं। गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बस करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। कराची वालों का कसूर है, कुछ शर्म होती है, अकल की बात तो करो। हुकूमत में बैठे हो 15 साल से और ये अहमकाना हरकत है। गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। आप जो है वो इस तरह से मजीद जख्मों के ऊपर नमकपाशी करते हैं। आपने मुसल्लत होकर कराची के ऊपर कराची को हमसे महरूम किया है। गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। जो संडे को इलेक्शन है वो कराची की इमाम इनको अच्छी तरह देगी, मलीर में भी और कुरंगी में भी। गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। तुमसे हुआ क्या? तुमने हुकूमत में रहने का कुछ भी नहीं किया। अपने हलके में मनशियात फरोशी नहीं रोक सके। तो कसूर कराची वालों का है।
वहाब साहब ने जहांगीर रोड बनाई और गड्ढे पड़ गए, उसमें हाथों में सड़क आ जाती है। ये कराची के लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा जी, लेकिन कराची के अवाम इस पर क्या कह रहे हैं, कितना गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो भी आपको हम सुनवा देते हैं खिज़र आज़म की रिपोर्ट में। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बस करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का ये स्टेटमेंट जिम्मेदाराना है या गैर जिम्मेदाराना, कराची वालों से ही जानते हैं। सईद गनी साहब जो कह रहे हैं कि कराची के मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो वो खुद सड़कों पे आए। इन सड़कों का हाल देखें, ये टूटी हुई हैं, गटर सारे उबल रहे हैं यहाँ पे। तो हम खुद कैसे गटर अपना बंद कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, हम लोग तो ये चाहेंगे कि ये खुले, यहाँ के मसाइल हल हों। वो इनसे जाके ये पूछे, ये कराची की आवाम है जो सड़कें नाक़िस बना रही है या जो लाइनें भर रही हैं, जो सेवरेज का निज़ाम तबाह हुआ है और सड़कों का निज़ाम तबाह है। या आप नुमाइश से जब और डाकानी की तरफ जाते हैं तो वो रोड मेरे ख़्याल में साल भर टूटा रहा, और साल भर के बाद जब वो बना है तो मेरे ख्याल में भी बने हुए उसको 1 महीना भी नहीं हुआ और वो जगह जगह से उसमें गड्ढे पड़ना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गया। हमारा तो रोज़ का रूट है। तकरीबन 20 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, ये कर रहे क्या हैं 20 साल के अंदर? रोड कितने बने यहाँ पर, कितनी दफ़ा रोड बने 20 साल के अंदर? मेरे हिसाब से 1 दफ़ा रोड बना होगा यहाँ पर। आप हमें बताएं कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है 3-3 हुकूमतों में बैठ के? आप ये बल्दियाती जो मसाइल हैं हमारे, वो आप हल नहीं करना चाहते, बल्दियात को आप अख्तियारात नहीं देना चाहते, तो किस तरह से हम कराची वाले जो है आगे अपने मसले कहाँ लेके जाएँ? हर चीज़ के आप आवाम के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नहीं, ये सईद गनी को जानते हैं हम, इनमें कोई भी तजर्बेकार है नहीं है। वैसे ही घर बैठ के ना बयान दाग देते हैं, इनको कोई तजर्बा नहीं है बाहर की, कोई हालात क्या हैं क्या नहीं है, घर बैठे बयान देते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले सईद गनी साहब का मुझे वो वाला टाइम भी याद है जब उन्होंने सहाफ़ियों को गंदे पानी में खड़ा कर दिया था और ख़ुद वो साफ जगह पे खड़े थे और तब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बहुत नाइंसाफ़ी है, सहाफ़ियों के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की थी उस टाइम पर, लेकिन अब ये कराची के शहरियों के साथ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कराची में गंदा पानी है तो क्या कराची वाले वो पानी गंदा खुद करते हैं? अगर कराची में कचरा है, कराची में अगर गंदगी है, कराची में अगर फ़ज़ा आलूदा है और इस पर काम नहीं होता, तो क्या ये कराची वाले खुद कर रहे हैं? काम करें बजाय इसके कि आप लोगों को ये कहें कि लोग खुद करते हैं। अगर आप काम कर लेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बात हो रही है साफ़ सुथरे माहौल की, साफ़ सुथरे पानी की। तो जो साफ़ पानी होता है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तंदुरुस्ती और खुशहाली के लिए एक लाजमी अंसर समझा जाता है। वो पीने का पानी हो, नहाने का पानी हो, यानी किसी भी फॉर्म में अगर आप पानी इस्तेमाल करें, खाना पका रहे हैं, सनदी पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाला ये पानी, लेकिन इसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में एक कंपनी है पाकवेटा, जिसने एक आला तैयार किया है जो कि आलूदा पानी को पीने के काबिल करता है। लाइक अगर आपके घर में गंदा पानी आ रहा है तो आप उस डिवाइस को यूज़ करेंगे और उसके बाद वो गंदा पानी प्रोसेस होकर साफ़ पानी में तब्दील हो जाएगा। पाकवेटा ये जो कंपनी है, इसने अब तक लाखों लीटर पानी को साफ़ कर दिया है। दिसंबर तक 30 लाख मुतासरीन को साफ पानी फराहम करने का इनका हदफ है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकवेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शयान सुहेल और डायरेक्टर अरसलान अहमद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा शयान, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। क्या वाकई ऐसा होता है, गंदा पानी साफ़ हो जाता है और कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, जस्ट एक छोटी सी डिवाइस के थ्रू? बिल्कुल, हम लोग इस डिवाइस को इस तरह समझते हैं जिससे आप एक माइक्रो साइज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो। इस एक डिवाइस के अंदर हज़ारों हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं, जो कि हर एक मेम्ब्रेन 3 स्टेज फिल्टर्स की तरह काम करती है। तो ये एक फ़िल्टर जो है ये 10,000 लीटर पानी साफ़ कर सकता है। ये आपके नलके के साथ लग सकता है घर में। अभी सैलाब ज़दगान को हम ये 15 लीटर वाले जेरी कैन के साथ दे रहे हैं इसको। और ये बस रेडीली इसी प्रेशर के अंदर ये पानी को साफ़ कर देता है और अंडर ग्रेविटी काम करता है। इसको किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है और 99.9999% ये पानी को साफ़ कर देता है। अरे वाह भाई, अच्छा। वैसे ये हम भी जो इनके पास ये इस गैलन में पानी है,
ये गंदा पानी है लेकिन ये पानी साफ होगा। मैं चाह रही हूँ एक डेमो अगर हम अपने नाज़रीन को करके दिखा दें, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी ये हैरानगी वाली बात है और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर मुझे लगा है पानी साफ है तो मैं पी के भी देखती हूँ, तो ज़रा करके दिखाएं। ये जो पानी प्रिपेयर किया है इसमें मट्टी वगैरह इस तरह की गंदगी डाली है, हाँ। जो कि वो तमाम चीज़ें जो एक सैलाब के पानी में भी आप देख और रहे हैं। अमूमन ये आप सैलाब वाले इलाकों की बात करें, ये अमूमन हमारे घरों में भी ऐसा पानी आ रहा होता है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि लोगों के घरों के अंदर नलके के अंदर पानी है, पानी मीठा भी है अक्सर जगह इलाकों में, लेकिन फिर भी बॉटल वाटर ख़रीदना पड़ता है उनको। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप घर में लगा सकते हैं। ये 2 साल एक फैमिली के लिए चल सकता है। 2 साल? जी 2 साल। पानी की स्पीड आप देखें कि सिर्फ पानी इसमें इतना सा हेड है, प्रेशर इतना कम है, फिर भी इसकी पानी की स्पीड अच्छी है। ये 15 लीटर वाला जेरी कैन ये 30 मिनट में खाली कर देता है आपके घर के नलके के साथ। इसके पानी की वो स्पीड होगी जो कि आपके नलके में प्रेशर। मैं ये चाहूँगी मेरे कैमरामैन जूम करके दिखाएं भाई, ये देखें ये बिल्कुल साफ़ पानी है। और जब ये बॉटल से उन्होंने लिया तो ये बॉटल में गंदा पानी है, मट्टी वाला, लेकिन इसको आफ्टर फिल्टर, जो कि एक डिवाइस, बड़ी इजी सी डिवाइस है जो कि आपके जो है वो ये देखें ये बॉटल का पानी है जो कि मट्टी वाला पानी है। और ये जो मेरे हाथ में गिलास है ये इसी से ही निकला है पानी, फिल्टर होकर एक छोटी सी डिवाइस के थ्रू। और मैं पी के देख भी लेती हूँ, वाकई साफ है, घरों में लगवा ले। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो है ये जो डिवाइस है, ये जो प्रोडक्ट है, ये काम कैसे करती है? ये एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिवाइस है। ये बेसिकली ग्रेविटी में काम करती है। आप इसको ऐसे समझेंगे, ये इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सुराख हैं जिसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स तो गुजर सकते हैं, लेकिन जरासीम इतने बड़े हैं कि वो उन सुराखों से पार नहीं जा सकते, तो वो पीछे रह जाते हैं और साफ पानी आगे गुजरता है और आप उसे पीते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ये परचेज करना चाहे ये किस तरह से कर सकते हैं? ये आप हमारी वेबसाइट पे आके परचेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस पे वेबसाइट है हमारी pakvitae.org, pakvitae.org पे आप ले सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से आके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस वक्त करंटली हमने ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना बंद किए हुए हैं क्योंकि हमारा सारा फोकस सैलाब मुतासरीन को साफ पानी देने। ठीक है, मैं यही पूछने वाली थी, कमर्शियल यूज़ के लिए या फिर जो फ्लड विक्टिम्स उनके लिए। अच्छा, जो ये सैलाब ज़दगान के हवाले से जो आपने एक टारगेट सेट किया है, मैं चाहूँगी कि मुझे आप उस पर भी थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, इस वक्त हम लोग तकरीबन 20,000 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 20,000 फैमिलीज़ को दे चुके हैं, जो कि 200 मिलियन लीटर साफ़ पानी गारंटी कर रहा है, इंश्योर कर रहा है। और 6 लाख लीटर साफ़ पानी ये हर घंटे में लोगों को दे रहा है। और हमारी कोशिश ये है, अभी तक हमारे पास जो टोटल डोनेशंस रिसीव हो चुकी हैं वो 2 लाख फैमिलीज़ के लिए हो चुकी हैं, 2 लाख यूनिट की। और हमारी टोटल कोशिश ये है कि हम ये जो 2 से 3 मिलियन फैमिलीज़ हैं जिनको पानी का मसला है, जो अफेक्ट हुए हैं इस फ्लड से, उन तक हम ये सस्टेनेबल क्लीन वाटर का सोल्यूशन पहुंचा सकें, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। आप देखें ना, साफ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा मसला है। आप ट्रक के ट्रक भर के भेज रहे हैं वहाँ पे, जो कि एक छोटे से गाँव का एक दिन का पानी भी नहीं है। एक दिन का भी आपको उनको सस्टेनेबल सोल्यूशन देना है ऐसा जिससे वो अपना साफ पानी खुद बना सके, क्योंकि वो फैमिलीज तो अब 2 साल तक ऑलमोस्ट इसी तरह उनकी जिंदगी है। तो आप सर्वाइवर है। अच्छा, और ये आपने मुझे बताया कि 2 साल तक चल सकती है? बिल्कुल। ओके, सही। और आप ये देखें कि हमने पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं इस तरह की कैलेमिटी फ्लड्स जहाँ भी आते हैं वहाँ पर गए, हमने प्रोजेक्ट किए, हमारी मल्टीपल इम्पैक्ट रिपोर्ट्स पब्लिश हैं। हमने जो चीज़ वहाँ पर ऑब्जर्व की ये कि जब भी कैलेमिटी हिट या फ्लड हिट, इस तरह का कोई भी एरिया डिज़ास्टर हिट होता है, तो वहाँ पर सेंट्रलाइज सोल्यूशन फेल कर जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर वो क्राउडेड हो जाता है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता, सुपरविजन के लिए कोई नहीं होता, उनको यूटिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, पाइपिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इन तमाम रीज़न की वजह से जब भी आप एक सेंट्रलाइज यूनिट लगाएंगे वो महंगा भी पड़ेगा, उसको टाइम भी लगेगा और वो फेल हो जाएगा। ये महंगा नहीं है, ये 4,000 रुपए का एक यूनिट है। कि बहुत रीजनेबल है ना, 10,000 लीटर पानी साफ करता है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल मेम्ब्रेन जो फिल्टर कोर है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंटेनर है, ना कोई बिजली का इस्तेमाल है, ना किसी पंप का इस्तेमाल है। और हर फैमिली को जब ये एक यूनिट दिया जाता है तो वो इसका ख्याल भी रखते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। वो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जब डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिस चीज़ को सब इस्तेमाल करते हैं उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। तो जिस चीज़ को एक फैमिली इस्तेमाल करती है वो उसकी जिम्मेदारी लेती है, और एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का जो टाइम है 2 साल तक का, ये पूरा टाइम उस फैमिली के साथ चलता है। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने लीटर पानी, अरसलान मैं चाहूँगी नाज़रीन को एक दफ़ा दोबारा से बताएं कि कितने लीटर पानी आप एक टाइम में जो है उसको साफ कर सकते हैं, या एक बॉटल कितने गैलन की होनी चाहिए जिसके साथ आप ये डिवाइस अटैच कर सकते हैं? ये आप डिवाइस तो वैसे अपने टैप के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ये 10,000 लीटर इसकी लाइफ है, तो उसका मतलब है मल्टीपल टाइम्स आपकी टंकी से टंकी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन ये 15 लीटर की हमारा एक गैलन है जो हम दे रहे हैं। ये जो हम डिवाइस दे रहे हैं, ये पूरा और ये पूरा विद गैलन आप 4,000। हाँ जी, क्योंकि ये हमने ये यूनिट बनाया ही फ्लड वालों के लिए, क्योंकि ये देखे ना, ये एक ऐसा यूनिट है, इसको वो कहीं पानी उनके पास बेताशा है वहाँ पे, बस पीने के काबिल नहीं,
अच्छी नहरी पानी है वो, जो कि वैसे पीने के काबिल है, सिर्फ उसके अंदर बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? इसको मजीद एक्सटेंड करना है या इसमें कोई तब्दीली होगी, कोई चेंजिंग हम देखेंगे? जी, इस वक्त हम हाउस होल्ड के लिए जो यूनिट्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं। जनवरी के अंदर हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे कमर्शियल यूज़ के लिए। जनवरी तक हमारा मेन फोकस फ्लड की रिहेबिलिटेशन है। अच्छा, और बाकी ये है कि हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एवरी वाटर के नाम से हम सिंगापुर में भी गए हैं, बीजिंग एवरी वाटर टेक्नोलॉजीज़ के नाम से हम चाइना के अंदर हैं, और हम इस वक्त इस प्रोडक्ट को जो है वो एवरी वाटर के बैनर से इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सब कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। सही है, नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। अच्छा अरसलान, अभी तक कितने सलाम मुतासरीन ऐसे हैं जिन तक आप लोगों ने अपना ये प्रोजेक्ट लेके गए हैं, ये गैलन आपने उन तक पहुँचाई? हम ऑलमोस्ट 20,000 फैमिलीज को अपना ये यूनिट पहुँचा चुके हैं। अच्छा, 20,000 मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख सिंध की ही हैं? सिंध, बलोचिस्तान, हमने कोलरा नो मोर के नाम से कैंपेन की थी डेरा बुगटी में भी, बलोचिस्तान में। वहाँ पे ये सैलाब से पहले की बात है, जहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैज़ा की बीमारी फैली हुई थी। तो हमने इस तरह से ऑलमोस्ट 20,000 फैमिलीज तक अपना ये यूनिट पहुँचाया है। ऑलमोस्ट 1 लाख लोग बनते हैं अगर आप 5 लोगों की एक फैमिली जूम करें। गुड भाई, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और भाई ऑल द बेस्ट आप लोग के फ्यूचर प्लान्स के लिए। बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहता है, अभी तो खैर नहीं मिलने वाली, जनवरी में आपको मिल जाएगी कमर्शियल यूज़ के लिए, क्योंकि अभी जो है इनका टारगेट ये है कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उन तक इन लोगों ने ये चीज़ पहुँचानी है। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको जो है वो हिम्मत और दे, आप इस तरह के मजीद काम करें। थैंक यू सो मच, आप मौजूद थे, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। छोटी सी एक डिवाइस है लेकिन मसला बहुत बड़ा हल कर देती है कि आपके गंदे पानी को साफ़ कर देती है, क्योंकि बहुत सारे कराची के एरियाज़ इवन जहाँ पे सैलाब है उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो पानी पीने के काबिल नहीं होता। लोग मजबूर होते हैं गंदा पानी पीने पर, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर आज़म का दौरा कज़ाकिस्तान। आज एशिया में रवाबित और एतमाद साजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर और वियतनाम के नायब सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कज़ाकिस्तान के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उनका दौरा कज़ाकिस्तान है ये, जिसमें अहम मुलाकातें हो रही हैं साइड लाइन पर, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इन फ्यूचर पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिसीज़ क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उस पर भी जो है वो बात की जा रही है। एक और अहम खबर है, एफआईए साइबर क्राइम ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति को सेशन अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज करते हुए मुल्जिम का तिबी मुआयना कराने का हुक्म दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनोली ने हमें ज्वाइन किया। आदिल बताएगा डिटेल्स। अजी देखें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में एफआईए की जानब से पेश किया गया है। एफआईए टीम की जानब से आजम स्वाति का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। ताहम आजम स्वाति के वकील जो हैं वो बाबर अवान की क़यादत में 3 रुकनी वकला टीम जो है वो पेश हुई है और 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा एफआईए की जानब से की गई है। ताहम एफआईए की जानब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति का मंजूर किया गया है और अदालत की जानब से आजम स्वाति से मुकम्मल तफ्तीश करने। ठीक है आदिल, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको ले चलते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खिताब करें मनाज़िर इन एशिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द वार्म वेलकम एंड जनरस हॉस्पिटैलिटी extended to me and my delegation in this beautiful city of Astana. Pakistan attaches great importance to the SICA platform. The conference has been playing an important role in enhancing cooperation and promoting trust and understanding on the Asian continent. We highly value Kazakhstan's leadership and deeply appreciate the vision offered by Kazakhstan in transforming SICA into an international organization through an incremental and consensus-based approach. Mr. Chairman, Pakistan is living through a colossal climate-induced calamity. Unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country are without any doubt the consequence of global warming
and climate change. The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. And I have spent the last many weeks going from one place to the other, watching devastation with my own eyes. I have embraced people, children, and of course, those marooned in the water who have lost everything, perhaps even their dreams. And I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just do not have enough at hand. The force of nature, of climate change, has truly overwhelmed us. What makes this situation even more tragic is that even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat, and rice crops lie in ruins. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. Mr. Chairman, Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees, that is more than the population of many countries. These climate refugees need to be rehabilitated. And today, I am personally grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, for having visited Pakistan last month. We are very thankful to the UN for the fresh flash appeal of $816 million for Pakistan earlier this month. Many countries have also pledged financial assistance and sent relief goods. On behalf of my nation, let me thank each and every one of them for their acts of generosity and empathy. And I can see many leaders sitting around this table who have been generously committing support to Pakistan, and I thank you all from the core of my heart. And ladies and gentlemen, we look forward to your continued support as we transition to the more daunting phase of rehabilitation and reconstruction. And let me assure you, we are determined and we are committed by the grace of God that we will emerge stronger from these floods, and we shall, inshallah, bounce back in a very short period of time. Mr. Chairman, Pakistan's location offers a natural bridge and conduit among regional economies. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of the Belt and Road Initiative, has transformed the economic and connectivity landscape of the region. We invite our friends to take advantage of the opportunities for trade, business, and investment in Pakistan. Excellencies, 4 decades of conflict and instability in Afghanistan have taken a heavy toll on millions of Afghan people and imperiled regional peace and security. Of all the countries in the world, Pakistan has borne the most serious consequences of the conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and economic losses of over $150 billion in the fight against terrorism.
And finally, by the grace of God, we were able to beat terrorism of all shades and color in Pakistan. Not only in Pakistan, it has sent a great message to peace-loving world across the globe that out of these great sacrifices, Pakistan has been able to become a country instrumental in controlling terrorism and extremism. To this day, we continue to host about 4 million Afghan refugees on our soil. A peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in the best interest of Pakistan, not only Pakistan, the entire region and the international community. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. Mr. Chairman, Pakistan's first priority is to revive rapid and equitable economic growth. To do so, stability in the region is most essential. Pakistan desires peaceful relations with all its neighbors, including India. However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of the United Nations, as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. And for 7 decades, India has used repression to silence the voice of Kashmiris demanding their inalienable rights. I would therefore urge all of you to look behind the gloss of Indian democracy and recognize the brutal nature of its policies in occupied Kashmir. In this terrorized valley of Kashmir, India brandishes democracy not through the ballot but through its bullet. Here, Indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality. The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, Your Excellencies, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. We need to really provide education, health, and medicine and jobs to our children, millions of our children, both sides of the divide. And if we did not act speedily, posterity will not forgive us. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. And I am absolutely committed and ready to move forward, to provide an opportunity to our generations, to our future generations, and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation. And finally, here we are, that we, with a great mind and great hearts, did a job which would provide peace, progress for all time to come. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. We also need to urgently find political solutions
to the conflicts in the Middle East and elsewhere in Asia, a just and lasting settlement of the Palestinian question is essential for comprehensive peace in the Middle East. Mr. Chairman, we reaffirm our commitment to the CICA process and the concept of common, comprehensive, cooperative and sustainable security in Asia. These giants sitting on my right, on my left, Allah Almighty has blessed upon all of us and all of them huge bounties and resources. If we team our resources and efforts together, I have no doubts in my mind that Asia and joining parts can really stand up and walk with a sense of pride and achievement. Through meaningful interaction and constructive dialogue, we can build and bolster mutual confidence and trust. We are facing great difficulties, but I am undaunted by the sultry weather. I am one of those, along with you, who believe in eternal justice, believe in Allah Almighty. I have no doubt in my mind, with the support of people of Pakistan and with the support of our friendly and brotherly countries, Pakistan will and shall come out of this problem. Thank you very much. God bless you. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सीका इजलास से खिताब। सीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत मेरे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। वो ये कहते हैं कि सीका एक अहम प्लेटफॉर्म है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तानी मईशत को सैलाब की वजह से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ये भी कह रहे थे कि सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया है। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान तमाम वसाइल बरोएकार लाएगा। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील पर हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील पर हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नैब की हमजा शहबाज के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी किया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब का ये मौक़िफ़ रहा। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। जस्टिस एजाजुल अहसन के ये रिमार्क सामने आए हैं। हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से मुतालिक जो इस वक्त ऑर्डर हैं उससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले इत्तला देने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इंतहाई अहम खबर जो आपके साथ शेयर की जा रही है, अदालती कार्रवाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील पर हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। अभी जरा क्रिकेट से मुतालिक आपको बताएंगे। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 174 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया है। बांग्लादेश की टीम सीरीज के 4 मैचेस हार गई है। हदफ के ताक़ुब में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। बाबर आजम ने 55 और मोहम्मद रिजवान ने 69 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों पर 45 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। सीरीज का फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक्स मेरे पास है और 2 टॉपिक्स पे बात करने के लिए 2 प्यारी ख़वातीन भी मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। अच्छा जी, हमारे जो हाथों की लकीरें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको लेके बड़े कंसर्न हो जाते हैं जी कि हमारे हाथों की लकीरें हमारे बारे में क्या कहती हैं। ये सच है कि हाथों की लकीरें आपकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। हाथों की लकीरें जज्बात और ख़यालात के बारे में बताती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी पामिस्ट नुज़त रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा जी, इसके अलावा जो है हम आज बात करने वाले हैं आपकी स्किन के हवाले से भी कि धूप में जो है आप अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं,
फ्रेश रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि धूप की वजह से आपकी स्किन जो होती है टू टोन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सनबर्न भी होता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जी जो लोग सी साइड पे जाते हैं, जब उन्हें उनके चेहरे पे धूप पड़ती है, बॉडी पे धूप पड़ती है, तो फिर उसके असरात पूरा साल रहते हैं, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे महंगे सन क्रीम्स भी आप यूज़ कर लें, सन ब्लॉक्स भी आप यूज़ कर लें, उसके बावजूद आपकी स्किन मेंटेन नहीं होती। इसी पर बात करने के लिए हर्बलिस्ट रानी आपा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो भाई ये एक तो मसला कि आपकी स्किन, धूप में आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपा से हम जानेंगे और नुज़रत साहिबा से हम जानेंगे कि आपके हाथों की लकीरें कैसे आपकी शख्सियत को बयान करती है। सबसे पहले नुज़रत साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, क्या होता है हाथों की लकीरों में? देखिए, हाथों में जो लकीरें होती हैं इनकी अपनी एक ज़बान होती है और शख्सियत के बारे में बहुत कुछ हाथों में मौजूद होता है। अच्छा। और लाइनों को देखकर बताया जाता है कि भाई क्या कुछ है। सही है। जिसमें पैदा होते हैं जैसे बच्चे, तो मैं सबसे पहले उनके ब्रेन की लाइन देखती हूँ। अच्छा, ब्रेन कैसा है, क्योंकि ब्रेन पर ही सब कुछ होता है। मतलब पैदा होते बच्चे के हाथ में पता चल जाता है कि उसका ब्रेन कितना स्ट्रांग होगा। वो अच्छा, लेकर आता है। सही है, ठीक अल्लाह है। की तरफ। इसके अलावा हेल्थ, वेल्थ, लव लाइन, फैमिली, सब कुछ होता है आपके हाथ में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही, ठीक है। अच्छा आपा, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि खूबसूरत खातून अगर होती है तो उसकी किस्मत और चमक जाती है, तो ये खूबसूरती जो होती है अक्सर धूप की वजह से मांद पड़ जाती है। हम चूँकि कभी आउटडोर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सन ब्लॉक लगा लेते हैं, लेकिन कुछ खातिर खा उससे फ़ायदा नहीं होता। तो वो ख़वातीन जो कि रोज़ाना की बुनियादों पे घर से बाहर निकलती हैं, धूप का सामना उन्हें रहता है, कैसे करें स्किन की केयर? बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही और बहुत खूबसूरत सवाल है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत जितनी खूबसूरत होगी उतना ही हर तरफ का जो माहौल है वो खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि खूबसूरती अल्लाह को बेहद पसंद है। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसको मेंटेन रखना हमारा हक़ है। अच्छा, कुछ ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देती हैं घर में रहते हुए। देखिए, उम्र के असरात भी चेहरे पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले वो धूप जिसका हमें 24 घंटे में कहाँ 12 घंटे हमारी ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन है वो तो ज़ाहिर जाती हैं, और वो ख़वातीन जो घर में ही रहती हैं वो भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ चूल्हे की तपिश है, धूप की तपिश है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग में रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, ये तमाम चीज़ें हमारी स्किन पर असरअंदाज होती हैं। और ख़ास तौर से नुज़रत के बेहद इसरार पर मैं ये भी कहूँगी कि मर्द हजरात जो कि मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, वो तमाम लोग भी, मर्दों को भी हक़ है कि वो अपनी स्किन का बेहद ख्याल रखें। वो भी प्यारे लगे भाई, हम भी कहें हमारे मियाँ प्यारे लगते हैं। हाँ, बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे कि उनकी एक केयर का हिस्सा है, और उसका हिस्सा ख़वातीन को बनना चाहिए कि अपने भाई, बेटे, अपने शौहर का, अपने अब्बू का बेहद ख्याल रखें। अच्छा, घर से बाहर निकलने के अलावा घर में भी रहते हुए हमें अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और उसके लिए आपका किचन, आपके लिए अल्लाह पाक ने पूरा ख़जाना बना दिया है आपकी सेहत का, आपकी खूबसूरती का। जो ख़वातीन सबसे ज़्यादा चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाती है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि या तो बहुत ज़्यादा चूल्हे के काम से यानी हीट के काम से, या बाहर जाने की वजह से हमारी स्किन के जो ऑयल ग्लैंड हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जब वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे पोर्स से ऑयल बाहर आने लगता है। आप कहते हैं अल्लाह आपकी स्किन बहुत ऑयली होती है, उससे क्या होता है कि वो ऑयल अगर आप किचन में हैं या धूप में बाहर गए हैं तो चूँकि आपको देखिए चिकनाई की खासियत ये है कि वो पॉल्यूशन को कैच कर लेता है। तो जब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, एक तो उसके पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स खुलने की वजह से जब वो पॉल्यूशन कैच कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो पॉल्यूशन आपकी स्किन में डिपॉजिट होने लगती है, और सबसे पहले वो यानी आपकी स्किन को कलर कर देती है, कहीं से काला, कहीं से गोरा, कहीं से इस टाइप का कलर हो जाता है, टू टोन स्किन हो जाती है। और यही पोर्स जब डस्ट कैच कर लेते हैं तो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड होने का सबब बन जाते हैं। और इस तरह क्योंकि जो एकदम स्मूथ स्किन होती है वो बहुत, और वन कलर की स्किन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाहर जाने से पहले या हीट में जाने से पहले आप किस तरह अपने चेहरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और जब वो तो मैं बताऊंगी इनिशियल कि आप
जाने से पहले कर लीजिए, और जिनको हो जाता है वो क्या करें, ये दोनों रेमेडीज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप जरा किचन में जाएं और आप बनाएं, तब तक मैं नुज़रत साहिबा से पूछती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा जब भी कोई शख्स आपके पास आता है हाँ और कहता है जी कि मुझे बताएं हाथ में क्या है मेरे, तो क्या सवाल होता है लोगों का सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है दौलत के बारे में होता है। दौलत के बारे में, दौलत कितनी आएगी, दौलत कितनी होगी, और बाहर जाने के बारे में बहुत सवाल लोगों के जहन में ये बैठ गया कि बाहर जाके बहुत दौलत कमा लेंगे, और ऐसे बहुत कम लोग जो यहीं पे रहते हुए दौलत के बारे में ज़्यादा कुछ अच्छा, ये रुझान वैसे हमारी सोसाइटी में बढ़ चुका है कि भाई बाहर जाना ही कमाना है और कुछ भी कर लेंगे, बाहर तो सब कुछ कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। शादी के बारे में कोई नहीं पूछता, शादी के बारे में नहीं। आप हैरान होंगे जो मर्द होते हैं बड़ी उम्र के, हम उनको बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में बताते बहुत सारे, लेकिन वो क्या करते हैं, कहते कोई शादी वादी नहीं है, जरूर पूछते हैं दूसरी शादी क्यों, मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता। अल्लाह, ये तो अल्लाह अल्लाह उनका उनके दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश दबी हुई होती है। अच्छा, चिंगारी जो है ना अंदर मौजूद होती है। ठीक है आपा, तो हम क्या बना रहे हैं, पहली रेमेडी क्या होगी हमारी? बता रही हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे हीट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक ग्लास पानी किसी भी आप पैन में डालकर जब उसमें उबाल आने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिए, और उस ग्लास पानी में, उबलते हुए पानी में जब उबाल आ जाए चूल्हा बंद कर दीजिए, और उसमें एक मुट्ठी ये है नीम के सूखी पत्तियाँ, एक मुट्ठी नीम की सूखी पत्तियाँ हैं। मेरे पास सूखी पत्तियाँ हैं, अगर आपके पास फ्रेश पत्तियाँ हैं तो एक मुट्ठी धोकर फ्रेश पत्तियाँ उस पानी में डाल दीजिए। और एक मुट्ठी ये है कड़ी पत्ता, ये लिया, और एक मुट्ठी कड़ी पत्ता उस गर्म पानी में डाल दिया, और एक मुट्ठी ये है गुलाब की पत्तियाँ। आपके पास फ्रेश हैं तो फ्रेश ले लीजिए, सूखी हैं तो सूखी ले लीजिए, ये लें, और उस उबलते हुए जो पानी आपने चूल्हा बंद कर दिया है उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद किसी ढक्कन से ढक दीजिए। जब पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, यानी ठंडा हो जाए, तो उसको छान कर किसी स्प्रे की बोतल में डाल लीजिए, और ये पानी आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए इस बोतल को। जब भी आपको बाहर जाना है, आपको किचन में जाना है, आप बाहर से आई हैं और आपके घर में जो भी मर्द हाजरात हैं वो भी ज़ाहिर है बाहर से धूप में थके हुए आते हैं, तो आने के बाद सबसे पहले अपने चेहरे पर इस पानी का स्प्रे कर लें। और इस पानी के स्प्रे को थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन पर रहने दें। उसके बाद आप टिश्यू से उसको टैप करके अपनी स्किन में जस्ट कर लीजिए ताकि वो खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाने के बाद अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर चले जाइए, अगर बाहर से वापस आए हैं तो फिर आप ये स्प्रे करने के बाद अब क्या करना होगा आपको। ये तो आपने आने से पहले, जाने से पहले और आने के बाद आपने ये स्प्रे कर लिया। उसके बाद अगर इस उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे, इसको डालकर पकाना नहीं है। ये आपकी एक बेहतरीन समझ लीजिए कि एक सीरम तैयार हो गया है, और आपकी स्किन को सन बर्निंग से बचाएगा, हीट बर्निंग से बचाएगा, और आपकी स्किन पर ये डार्क पैचेस नहीं बन पाएंगे। अब हम आते हैं कि अब मुकम्मल ट्रीटमेंट कि जब हो गई है आपकी स्किन डिसकलर और आपकी स्किन पर पैचेस आ गए हैं, दाग धब्बे आ गए और कलर बहुत डार्क हो गया है, नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए, उसके लिए हम ये करेंगे कि ओट्स मील यानी जौ का जो दलिया होता है वो आप तकरीबन 2 टेबल स्पून ले लीजिए, और उसके अंदर आप डाल लीजिए ये गुले सुर्ख अनारी है। ये पंसारी के पास से बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। एक मुट्ठी इसमें गुले सुर्ख अनारी डाल लीजिए, और मैंने इसको यहाँ पर पीस कर पाउडर बना लिया है। ये साबुत गुले सुर्ख अनारी है कि आप लोग देख लीजिए, और ये मैंने इसको पीस कर पाउडर बना लिया है। एक मुट्ठी ओट्स 2 टेबल स्पून ले लें या एक मुट्ठी ओट्स मिल, और इसके अंदर गुले सुर्ख अनारी 1 टेबल स्पून और नीम की सूखी पत्तियाँ पूरी 1 मुट्ठी भरकर इसमें हम डाल लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे आधा टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा। उसको डालकर हम इसको पाउडर बना के रख लेंगे। पाउडर बनाकर रखने के बाद अब हम इसका इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि अगर ऑयली स्किन है तो अर्क़े गुलाब के साथ 1 टीस्पून आप इस पाउडर का लेंगी, और अर्क़े गुलाब के साथ पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगी, और उसके बाद
किसी भी पानी से अपने हाथों को धोकर अच्छे तरीके से और हल्का सा अपने चेहरे को गीला करके इसका हल्के हल्के मसाज करेंगी और मसाज करने के बाद क्या करेंगे, अपने चेहरे को धो लीजिए। ये पाउडर बनाकर आपको रखना है और ये आप इसको महफूज कर लेंगे। और याद रखिए कि 1 पिंच इसके अंदर तकरीबन आप इस पूरे पाउडर के अंदर तो 1 टीस्पून खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, मिला लें। और अगर आप नहीं मिला सकते तो अपने इस्तेमाल के वक्त आप इसको उसके अंदर 1 चुटकी डालकर इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ड्राई स्किन है तो अर्क़े गुलाब के साथ पेस्ट बनाएंगे। अगर बिल्कुल ऑयली स्किन है तो आप दही के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे, इस पाउडर। अब मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा पेस्ट बना के दिखा भी दें, ताकि ये कि इसको हम हाथ पे लगा के थोड़ा सा खुद भी एक्सपेरिमेंट करें। तब तक मैं नुज़रत साहिबा से पूछती हूँ, एक पिक्चर जो है हमें लाहौर से मौसूल हुई है और उन्होंने पूछा है, बहुत अच्छा हाथ है ये। और इसमें मैंने देखा दिमाग बड़ा ज़बरदस्त है और फुल ऑफ आइडियाज़ है और ये अपने न्यू आइडियाज़ से बहुत पैसा भी कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे। और ये बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत है, इनको लोग बहुत लाइक करते हैं। इनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी लच्छेदार या मज़ेदार होती है, जिसकी वजह से खुसूसन लेडीज़ इनको बहुत लाइक करती है। अच्छा, ये अगर इनकी शादी हुई हो ना कि बीवी सुन लिया। अच्छा, और इनकी जो ट्रैवलिंग की लाइन है वो इनकी लक लाइन को के साथ मिलकर बहुत अच्छी चल रही है। इट मीन्स कि किसी बाहर के मुल्क से इनके पास बहुत पैसा आएगा, खुद जाके कमा सकते हैं या यहाँ बैठकर ही बाहर से डॉलर और पाउंड वगैरह कमाएंगे। पैसा बाहर से बहुत आएगा। ब्रेन लाइन इनकी 2 हैं, जिनकी 2 होती है ना, ऐसे लोग बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं और किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के और बहुत अकोमोडेटिव बाई नेचर। और तकरीबन ये 40 ये आप देखिए, हम जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है हम दिखा भी रहे हैं ये अपने स्क्रीन पर। ये यही हाथ है, ये मैं लाहौर से भेजी है। अच्छा, अहमद साहब ने अहमद साहब ने। और अहमद साहब के हाथ में एक होती है स्पिरिचुअलिटी की लाइन। अच्छा, ऐसे लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है और उनको होने वाली बातों का कुछ अच्छा खासा अंदाज़ा सही होता है। अच्छा। और एक नज़र में देख के बहुत सी चीज़ों को वो समझ लेते हैं, समझ जाते हैं। मर्दुम शिनास नहीं होते, मर्दुम शिनास जो होते हैं, इनके लोगों को पहचान लेना। सही। अच्छा, सेहत का इन्हें ख्याल रखना चाहिए 50 के बाद। पहले तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम खूब खाएं, मज़े करें, मज़े ले। 50 के बाद सेहत का ख्याल रखना होगा। 50 के बाद भाई ये अहमद साहब आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, उससे पहले जो मर्जी जी भर के खाएं पिए, इंजॉय करें, लेकिन फिर केयर करनी है इनको। और दौलत बहुत होगी, शोहरत हो या ना हो, लेकिन दौलत बहुत होगी। चलें, ये शोहरत का क्या करना है, अगर आपके पास दौलत नहीं है। हाँ। दौलत है तो भाई शोहरत ही शोहरत तो है। इनको बाई फेस लोग इतना नहीं पहचानेंगे जितना इनकी मतलब प्रोजेक्ट होगा, कोई नाम होगा, कोई काम ऐसा होगा जिससे पहचाने जाएंगे बहुत। और पर्सनालिटी वाइज अच्छे हैं, ये गुड लुकिंग अपीलिंग पर्सनालिटी है इनकी। अच्छा, और ये देखें जब वो रानी बाजी पता नहीं ये लगा के गोरे हो के, लेकिन कुछ लोग बाई बर्थ होते हैं। अच्छा। हमारे अंदर जो है ना वो मकनातीसी ज़र्रात शामिल होते हैं हमारे खून में, तभी हम अच्छे लगते हैं। हाँ। काले से नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल एक ब्यूटी अंदर से होती है ना, आपको क्यों लोग अपीलिंग लगते हैं। काले से हैं, मोटे से हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से लग रहे हैं, क्यों? उनमें अपील होती है। उनके अंदर अल्लाह ताला ने बाय बर्थ ही कुछ ऐसा नेचुरल रखा हुआ है। मकनातीसी ज़र्रात उनके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। अच्छा, और इनका ज़िंदगी ना बहुत अच्छी गुजरेगी। 33 के बाद ही बहुत पकड़ लेंगे कोई लाइन जिसमें बड़े कामयाब रहेंगे। चलें जी, और 50 के बाद जरा आप अपनी सेहत खाने पीने का ख्याल रखें, खाने पीने का ख्याल रखेगा आप। और अल्लाह ताला जो है आपकी ज़िंदगी जो इसी तरह से हंसती हुई ज़िंदगी आप गुजारें माशाल्लाह आगे। अच्छा, आपका एक सवाल जैसे मेरे जहन में आया कि अमूमन हम ये कहते हैं जैसे आपकी किस्मत बदल जाती है, ठीक है, मेहनत करें किस्मत बदल जाएगी। जी। तो जो हाथों की लकीरें होती हैं, क्या ये हाथों की लकीरें बदलती हैं जो आपकी एज बढ़ती है? जी। हाथ मैंने स्पेशली खवातीन के बारे में ये सुना है कि उनकी हाथों की लकीरें तब्दील हो जाती हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट जो हमारे हाथ में लाइनें ऐसी होती हैं जो संख कहलाते हैं, लाइनें होती हैं, तो वो ही बाद में प्रॉपर लाइनों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जब हमारे जहन में कोई आइडिया पैदा होता है ना, समझ ले कोई पौधा उगा है जहन में, बीज फूटा है हमारे अंदर, तो जब हम उस पर प्रैक्टिकली अमल करते हैं तो वो किस्मत की लाइन की शक्ल में अपेयर होती है, लाइन ऑफ सक्सेस की शक्ल में अपेयर होती है। अक्सर लोगों की किस्मत की लाइन नहीं होती, लेकिन कामयाबी की बड़ी लाइनें होती फिर भी उनके हाथ में। ये उनकी सोच की वजह से, सोच की वजह से, क्योंकि सोच बड़ी प्रोडक्टिव है। अच्छा आपा, ये इस्लामाबाद से भी हमारे पास आई है, फवाद साहब ने ये भेजा जी शहर इक़्तिदार से, और जानते हैं कि मैं चाहूँगी ज़रा शॉर्टली आप जल्दी से बता दें कि शहर इक़्तिदार क्या है इनकी किस्मत में, हाथ की लकीरें क्या? देखिए, सबसे पहले थोड़ी नेचर बता दी, ये बहुत ओवर सेंसिटिव हैं और बहुत सोचते हैं, हर बात को बहुत गौर करते हैं
और मुलाकात के बाद बहुत सी बातों पे सोचते रहते हैं। इनको चाहिए प्रिपेयर होके जाएं जहाँ पर जाएं कि क्या पूछा जा सकता है। मुलाकात के बाद सोचते कि मैंने ये कहना था, मुझे ये कहना चाहिए था, ये दिल में रह गया, मुझे ये जवाब देना चाहिए था। तो ये ज़रा सोचने में और बोलने में एहतियात से काम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली के बगैर कुछ नहीं करेंगे, फैमिली का बड़ा ख्याल रखेंगे और फैमिली के बगैर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कहीं जाएंगे तो चाहेंगे मेरी फैमिली साथ में। और इनके हाथ में सपोर्टिव लाइन जो है लाइफ लाइन के साथ चल रही है। ऐसे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, थोड़ी बहुत बिगड़ के फिर संभल जाते हैं। सही काफ़ी अच्छी हेल्थ है। और जो इनकी दिल की लाइन है वो जाहिर करती है कि ये बहुत पॉजिटिव हैं दोस्तों के बारे में। ये नहीं चाहते कि इनके दोस्तों से कोई दोस्ती करे। ये क्या बात है? ये हर वक्त अटेंशन चाहते हैं। हाँ, ये बड़े पॉजिटिव हैं इस बारे में और गहरी मोहब्बत करते हैं, यानी जान दे देंगे और जान ले लेंगे, ऐसा प्यार एक से के सबसे नहीं जिससे भी करते हैं, कुछ लोग होते हैं। जी। ठीक है नुज़रत आपा, हम जरा रानी आपा के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं काश मेरे मियाँ के हाथों की तस्वीर मेरे पास होती, मैं भी लगे हाथ पूछ लेती कि मेरे मियाँ के हाथों में आपके शौहर की तस्वीर मैंने देख ली है, मेरे हाथों में मेरे मियाँ की तस्वीर देख ली है। अच्छा जी आपा, रानी आपा बताएं बन गया हमारा चेहरे पे लगाने वाला? जी मैंने ये पाउडर बनाकर रख लिया है, इसको हम उपटन कहेंगे। और इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी ये नीम के खुश्क पत्ते डाले हैं, इसके अंदर एक मुट्ठी मैंने गुले सुर्ख अनारी डाला है और इसके अंदर ये ओट्स मिल मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं। अच्छा, इसका मकसद मैं इसमें यानी ओट्स का यानी जौ का आटा भी डाल सकती थी, लेकिन ओट्स मिल डालने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा स्क्रब का काम करेगा। तो हमने ये एक चेहरे के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जब भी आप 1 चम्मच लेकर बनाएं तो 1 चुटकी खाने का सोडा डालें या बेकिंग पाउडर। तो मैंने सबसे पहले इसमें ये बेकिंग पाउडर डाल लिया है, तकरीबन 2 चुटकी। अब मैं लूँगी भर के 1 टीस्पून इस पाउडर का, जो कि मैंने उपटन बनाकर रख लिया है। और ये है मेरे पास अर्क़े गुलाब। ठीक है, इसका मैं इतना हस्बे ज़रूरत अर्क़े गुलाब डालकर पेस्ट बनाऊंगी कि ये एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए और इसको 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम हो, इसको मिलाकर छोड़ देंगे। ये एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट बन गया। और ज़रा सी देर को इसको रखने के बाद अपने चेहरे पर अच्छी तरह इसका मास्क लगा लेंगे और गर्दन तक लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन हम गर्दन को भूल जाते हैं। जी, और लगाने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दें कि हल्का सा, बिल्कुल खुश्क ना होने दें। याद रखें कि अगर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपके चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। कोई भी मास्क कभी भी फुल ना सूखने दें। जब ये हल्का सा खुश्क हो जाए तो अपने हाथों को धोने के बाद गीले हाथों से, नर्म हाथों से अपने चेहरे का मसाज करें। इसमें हल्का सा स्क्रब भी शामिल है कि जहाँ पर आपके डेड स्किन हो गई है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, इस 10 मिनट के लगाने से वो भी आपके ऊपर आ जाएंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और उसको आराम के साथ निकलने का मौका हो जाएगा। मसाज करने के बाद अपने चेहरे को सादे पानी के साथ धो लें और फिर दोबारा से वो पानी जो आपने स्प्रे में बना कर रखा है कर लीजिए। सिर्फ एक बार कर लेना बहुत काफ़ी है। जिन लोगों की स्किन ओवर ड्राई है कि ऐसा चटक से रहा है, लिप्स से अंदाज़ा हो जाता है, तो वो यही मास्क दही में मिलाकर बनाएं। और वो लोग जिनके नकल्स काले हो गए, हाँ हाथ हैं, पाँव हैं, ख़ास तौर पे जेंट्स हजरात जो कि बहुत ज़्यादा बाइक का इस्तेमाल करते हैं, उनका ना सिर्फ ये कि फेस काला हो जाता है बल्कि हाथ भी बहुत काले हो जाते हैं, तो वो दही के साथ अपने चेहरे पर इसका पेस्ट बनाएं और हाथों पर भी लगाएं 5-7 मिनट के लिए, फिर चेहरे पर भी मसाज करें, हाथों पर भी स्क्रब करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये आप जो है रूटीन बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने खुद अपनी स्किन का ख्याल रखना है। रानिया आप बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। रानी बाजी, लेडीज जेंट्स दोनों के लिए ये बात करें, ये ना को शौहर बिल्कुल सौतेले लग रहे हैं, वो तो काले थे और इतनी गोरी गोरी। नहीं भाई, हम चाहते हैं आपके मियाँ आपके साथ बहुत प्यारे लगे। अगर आप प्यारे, खवातीन तो वैसे होती प्यारी है ना, तो भाई मर्द हजरात को भी प्यारे लगने का भरपूर हक है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।